हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टारगेट बैच रिवीजन सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज महाजनपद काल को। महाजनपद काल समान परिचय क्या था उसे देखेंगे, उसकी विशिष्टताएं क्या थी उस काल की, सामाजिक आर्थिक स्थितियां कैसी थी, प्रशासन और सेना कैसे उसमें कार्य करता था, महाजनपद और बिहार की स्थिति क्या थी, महाजनपद काल और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, महाजनपद और अन्य क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे। तो संक्षिप्त रूप से हम सब चीज़ों को रिवीजन में शामिल करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट की पॉइंट को प्राप्त कर सकें और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। चलिए आगे बात करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइज को सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके युक्ति आइज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको क्या दिया था, लिंक दिया रहा था, उस लिंक से आप युक्ति आइज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा विजिट कर सकते हैं, और इस बार कोड को भी स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in और सभी लाभ ले सकते हैं। सब्सक्राइब जब आप लोग कर लेते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय के साथ पहुंचते रहें। देखिए, महाजनपद काल में समान परिचय में हम देखेंगे कि छठी ईसा शताब्दी जो था उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय शहरीकरण के युग के नाम पर जाना जाता था। और पहली शहरीकरण के नाम पर हम लोग किसे जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है। आर्थिक और समाज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्या था, उत्तर पश्चिमी पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी प्रदेश, बिहार गंगा बेसिन में स्थानांतरित हो गया। जो छठी शताब्दी का जो केंद्र बिंदु था, जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास की थी। फिर उत्तर वैदिक काल का जो घटना था, वैदिक काल का जो सभ्यता था, और सिंधु नदी प्लस गंगा के दोआब तक जो क्षेत्र थे वो आपको आ गए थे। अब इसके बाद यह क्षेत्र संपूर्ण भारत में फैलने लगा। जो नर्मदा नदी के तट तक हम महाजनपद काल को देखते हैं, नर्मदा नदी के तट तक से लेकर अफगानिस्तान से लेकर आपको यह बिहार के क्षेत्र अर्थात इस तरीके के क्षेत्राभुजा से आपको यह क्षेत्र महाजनपद काल में देखने को मिला। तो क्रमिक रूप से विकास आपको देख रहे हैं पूर्व की ओर हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। फिर बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय हिमालय और नर्मदा के बीच की भूमि को 16 स्वतंत्र राज्यों तथा महाजनपदों के विभाजित किया गया था। तो आपसे यह बार बार प्रश्न PYQ में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जाकर देख सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ का है, बौद्ध ग्रंथ है, या इसमें 16 महाजनपद, तो किस भूमि क्षेत्र में, तो हिमालय और नर्मदा के बीच में। तो हिमालय और नर्मदा ये आपको हिमालय यह है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वही महाजनपद काल माना जाता है। यह चरण क्या था, यह चरण दौरान जनपद आकार में बड़े हो गए, क्षेत्र विस्तार में शामिल हो गए, और जिसके परिणाम से महाजनपदों का निर्माण हुआ। अर्थात बड़े बड़े आपको राजघराने यहाँ से देखने को मिलने लगे, राजघराने जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके स्त्रोत में अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ। और यहाँ से देखिएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC से लेकर PCS जितने भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में, किस जैन ग्रंथ में महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारतीय इतिहास का यह काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक आंदोलनों के विकास की गहराई से प्रभावित प्रेषित करता है। और मगध के महाजनपद काल में जैसे मगध ने साम्राज्य बनाने की प्रवृत्ति और क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो आपको मैंने शुरुआती दौर में ही बोला था कि जैसे ही यह क्षेत्र विस्तार गंगा के बेसिन में आता है, तो लोहे के आविष्कार ने और साथ ही साथ मगध क्षेत्र में पाए जाने वाले हाथी जिसने राजशाही को क्या किया, राजशाही को बढ़ावा दिया और एक सशक्त सेना को मजबूत किया। जिसमें क्या हुआ कि इस मगध साम्राज्य ने क्या हुआ कि एक महाजनपदों का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरा। तो इसी के संदर्भ में महाजनपद काल आपको देखने को मिलता है। मैप में आप देखिएगा, यहाँ से बहुत से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे लोकेशन के आधार पर, लोकेशन जहाँ पर है, नदी के क्षेत्र के आधार पर। फिर आपको पूर्व से पश्चिम के दिशा में पूछ सकता है, या पश्चिम से पूर्व के दिशा में पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण के दिशा में पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर के दिशा में कौन कौन से महाजनपद रहे हैं। आपको इस तरीके से आपको सारे एंगल से चीज़ों को तैयार कर लेना। अगर हम बात करें बस इतना ही क्षेत्र में, तो पूछ सकता है सबसे पहले आपको कौन सा महाजनपद आपको पूर्व में दिखता है।
या पढ़ता है, दिखता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आएगा, अगर अंग के हम संदर्भ में भी देखें तो एक लाइन अगर हम खींचे तो सबसे पहले कौन आएगा, देख रहे हैं, मगध सबसे पहले आएगा, उसके बाद वज्जी आएगा, तब आपको मल, तब आपको अंग आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना। अगर हम पूर्व से पश्चिम अर्थात हम या पश्चिम से पूर्व हम जाते हैं तो इसमें पूछ सकता है सबसे पहले कौन होगा, मगध, अंग, काशी, वत्स, अगर अवंती, चेदी और अवंती। तो इस तरीके से आपको यह भी ध्यान रखना इसके कालक्रम। तो आपको सीरीज के तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम पश्चिमोत्तर की बात कर ले तो कौन कौन से है, कंबोज। अगर पश्चिमोत्तर से प्रश्न पूछे तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से आपको महाजनपद रहे, तो कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और गंगा के तट तक आया जाएगा। नर्मदा नदी के तट से प्रश्न पूछ दे तो नर्मदा नदी से हम अगर उत्तर की ओर जाते हैं तो कौन कौन से आपको महाजनपद मिलेंगे, तो अस्मक, चेदी, अवंती, इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और लास्ट में आपको ध्यान रखिएगा क्षेत्र के विस्तार से, जैसे बिहार में कौन कौन से आपको हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, मध्य प्रदेश में कौन से, अर्थात फिर उसके बाद महाराष्ट्र में कौन कौन सा, महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्र का जो था वो कहाँ से थे, फिर उसके बाद आपको पंजाब क्षेत्र में कौन कौन से, पाकिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से थे, आपको इस तरह कश्मीर में कौन सा क्षेत्र में आपको महाजनपद काल देखने को मिला। तो इतने सारे प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, बस है कि आपको एंगल्स के आधार पर अभी प्रश्न जो क्रम सजाने की बात मैंने कहा था वो बहुत कम देखने को मिला है। तो क्रम के आधार पर भी आप लोग क्या करिएगा, इसका एक सीरीज बना लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी का चीज महाजनपद काल की विशेषताएं क्या रही थी। तो महाजनपद जो था वो या तो क्या था, राजतंत्रीय था या गणतंत्रीय था। कुछ जो महाजनपद थे राजतंत्र के आधार पर शासन व्यवस्था चलता था, कुछ आपको गणतंत्र के आधार पर अर्थात चुन के वहाँ पर प्रतिनिधि आया करते थे। उसके बाद आपको राजशाही के क्षेत्र में हम बात करें तो गंगा के मैदान में मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गंधार, शूरसेन, चैदी और मत्स्य थे आपको जो राजशाही जहाँ पर हुआ करता था, अर्थात राजा का शासन, अर्थात राजा प्रमुख का शासन हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ से आपको यह क्रम पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम राजशाही महाजनपदों की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके क्रम के आधार पर पूछ सकता है, नदी के क्षेत्र के आधार पर पूछ सकता है। तो आप इसे सारे क्रम के आधार पर चीज़ों को समझ लीजिएगा, उत्तर तैयार रखिएगा। अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मैंने एक डाटा देखा है जिसमें एसएससी की बात कर रही जा रही है, जिसमें 54 लाख प्रतिनिधि भर्ती है, जिसमें से मात्र शायद मुझे याद आ रहा है कि 9000 सीट अप्रोक्स आया है। तो सोच ली किस तरह गला काट प्रतियोगिता चल रही है भारत में। तो आप सारे एंगल से उत्तर तैयार नहीं रखिएगा। ऐसे ही बीपीएससी की बात कर ले, हम यूपीएससी की बात कर ले, यूपीपीसीएस की बात कर ले, सभी जगह यही गला काट प्रतियोगिता चल रही है। तो आपको तैयार रहना है, एक्सक्यूज नहीं होती है, बस याद करना है, चीज़ों को समझना है। क्लियर है। अब गणतंत्र की हम बात करें तो हिमालय के पाद क्षेत्र अर्थात नीचे के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भारत में जैसे मल, वज्जी, कंबोज, कुरु जो क्षेत्र थे आपको गणतंत्र थे। अब यहाँ पर देखिए कुरु कहाँ है, मत्स्य कहाँ है, वज्जी कहाँ है, वज्जी आपको बिहार में मिल जाएगा। अंग कहाँ मिल जाएगा आपको, कुरु कहाँ क्षेत्र मिल जाएगा आपको मल के क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो ये सब क्षेत्र आपको याद रखना है। अंग, मल आपको क्षेत्र जो था ये सब क्या था आपको गणतंत्र के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। हम राजशाही और गणतंत्र के तो ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी पूछ सकता है बीपीएससी दे रहे तो बिहार में कौन कौन से राजशाही महाजनपद थे, जिसमें मगध और अंग का नाम याद रखना है। और गणतंत्र के संदर्भ में याद रखना वज्जी आपको यहाँ पर बिहार में आपको क्या था, वज्जी गणतंत्र था। आगे हम इस पर वज्जी के संदर्भ में विशेष जानकारी रखेंगे। फिर आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक विकास तो किसके कारण विकास हुआ होगा, लोहे के विकास के कारण। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा महाजनपद काल में लोहा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरा था। शहरी क्षेत्र केंद्रों के विकास हुआ, सिक्कों के सर्वप्रथम प्रयोग की जानकारी मिलती है। इस अवधि में मिली उन्हें आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्का का मतलब मान लीजिए एक टुकड़ा होता था, उसे पीट कर चौड़ा कर दिया जाता था, उसे आहत सिक्का कहा जाता था। और उस पर कुछ आकृति बना दी जाती थी, जैसे अपने इष्ट कुल देवता का या राजा का आपको यहाँ पर बना दिया जाता था, कुछ पक्षी पशुओं का भी बना दिया जाता था। बड़े पैमाने पर लोहे का औजार का उपयोग हुआ, कृषि का प्रसार हुआ। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड भी इस युग में जुड़े। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। और मैंने एग्ज़ाम लिया था आप लोगों को हाल ही में
कुछ दिन पहले ही, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए थे। तो 50 क्वेश्चन में देखिए आप जो भी क्लासेज कराई गई है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया था। हालांकि हर सब जैसे वैदिक काल से लेकर मैंने जो पढ़ाया आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद पाषाण काल, जितने भी टॉपिक पढ़ाए उसमें अधिकतम PYQ आपको देखिएगा सारे क्लास से ही मिले हुए होंगे। तो आप जाके उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए जो गलतियां हो चुकी, ये सब स्कोर आपको जब क्लासेज हो जाती है PYQ रिवाइज कर लेते हैं, स्कोर 50 में 50 होना चाहिए। रीज़न उसके पीछे ना कि आपको संक्षिप्त चीज़ें प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अगर स्कोर आपका कम आ रहा है तो आपको रिविज़न करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए एग्ज़ाम के लास्ट समय बातें कम होती है, काम अधिक होता है, क्लियर है। और इस फॉर्मेट पर जितना जल्दी आप लोग आइए उस चीज़ को अधिक काम कीजिए। मैंने एक पोल भी डाला था, आप लोगों को पोल भी डाला था, बहुत से लोगों ने बोला मैंने कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप कितनी दफ़ा भी कर लीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए, जब तक सफल नहीं हो जाते रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। इस काल में पहली बार ब्राह्मणी लिपि का प्रादुर्भाव हुआ, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पहला प्रश्न यह पूछ सकता है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रादुर्भाव या था आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो महाजनपद काल में ही माना जाता है, क्लियर है। उससे पहले बौद्ध धर्म की बात हम कर ले, जैन धर्म की बात कर ले, या उस आपको सिंधु घाटी सभ्यता में तो चित्रात्मक था, वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं। वैदिक की हम बात कर लें तो आपको कौन कौन से आपको प्राप्त हुए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए थे कौन कौन सी लिपि वहाँ से प्राप्त हो रही थी। आपका चर्चा हो रहा था ना बार बार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बात करेंगे। राज्य की संपत्ति का कराधान जोड़ा गया, शहरों में वैश्यावृत्ति भी दृष्टिगत हुई। वैश्यावृत्ति देखिए दोनों तरीके के माने गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इसलिए कि राज्य में बहुत से ऐसे वर्ग हुआ करते थे, वैसे लोग हुआ करते थे जो शहर के बाहर अपनी इस यौन इच्छा को पूरा करने के लिए जाते थे। दूसरा कि ऐसे लोग थे जो विक्षिप्त थे, मानसिक विक्षिप्त की बात कर रहा हूँ, तो वैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए इन वैश्यावृत्ति का प्रयोग, वहाँ वैश्यालयों का प्रयोग किया जाता। तीसरा यहाँ पर सूचना एकत्र करने के लिए भी इन वैश्यावृत्तियों का प्रयोग किया जाता था, वैश्यालयों का प्रयोग किया जाता था। बहुत से शासक विष कन्या की बात करते थे, जो बाद में वैश्यावृत्ति के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। तो ये सब टर्मोलॉजी है ना, राजनीतिक कारणों से हुई थी, जिसका वर्तमान में भी स्पष्ट देखने को मिलता है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करेंगे। महाजनपद काल में बिहार की स्थिति देख ले। बिहार में कौन कौन से थे, तो वज्जी आपको था, अंग था, मगध था। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान स्थिति, राजधानी इसकी वज्जी की कहाँ थी, वैशाली। अब इसकी विशेषताओं में देखिए, गंगा के उत्तर में नेपाल के पहाड़ियों तक विस्तृत था। यह एक गणतंत्रात्मक महाजनपद था। इसका प्रमुख संघ लिच्छवी हुआ करता, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। 8 कुलों, यहाँ प्रश्न पूछता है कितने कुल इसमें शामिल थे, 8 कुल इसमें शामिल थे, जिसमें एक संघ विदेह, लिच्छवी, घयाति, वज्जी सबसे महत्वपूर्ण था। इन 8 में से 4 कौन के थे, आपको यह याद कर लेना है। विदेह था, लिच्छवी था, घयाति था, विजय था। और महावीर और गौतम बुद्ध के समय में समृद्धशाली और गैर राजशाही राज्य यहाँ पर हुआ करते थे, ये वज्जी संघ के तौर पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार में अंग की बात करें, अंग महाजनपद का तो चंपा, मुंगेर और भागलपुर में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा, शासक ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। महाजनपद जो अंग था उसे मगध जनपद में किसने मनाया, तो मिला लिया, तो इसे बिंबिसार याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपनी संपत्ति और वाणिज्य के लिए विख्यात था। यह किसके लिए, धांड, वाणिज्य और संपत्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करता, जिसके कारण यह अपने क्षेत्रों में, अपने महाजनपद, आसपास के महाजनपदों में बहुत विख्यात है। यहाँ से लेन देन कारोबार यहाँ से जरूर आपको यहाँ से लिया करता था दूसरे महाजनपद। अगर मगध की हम बात करें तो राजगिरी, और गिरिवृक्ष की बात करें तो बिहार में आधुनिक पटना, गया जिले गंगा सोन नदी द्वारा क्रमशः उत्तर और पश्चिम में घिरा हुआ था। तो यह राजगिरी कहाँ था, ध्यान रखिएगा। इसके यह सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन यहाँ हुआ करता था। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, PYQ आ जाके देखिएगा। आपको PYQ, मैं बार बार PYQ का नाम ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आपको कमांड हो जाना चाहिए उसका, आपको हर क्वेश्चन याद होनी चाहिए, किस टॉपिक के किस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं और कौन अभी तक टॉपिक के नहीं आए वो याद होना चाहिए। तभी जाके एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको
आप चीज़ों को लेकर कवर कर पाइएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, तो बार बार इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। मगध में हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं था, वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ मगध के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता है और बौद्ध पाठ इसे बुद्ध के ज्ञानोदय अर्थात गया के स्थान के लिए उच्चतम स्थिति प्राप्त होता है। क्योंकि आप देखते होंगे बौद्ध धर्म के बाद यहाँ विस्तार आपको देखने को मिलता है, जिससे आपको यह क्या करता था, बौद्ध जो कट्टरपंथियाँ आ चुकी थी, कुरीतियाँ आ चुकी थी, उसको दूर करने की बात करता है। जैन धर्म भी यही करता है। इस तरीके से आप देखते हैं बौद्ध ग्रंथ जितने भी थे, बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों में राजगिरी या मगध का उस तरह वर्णन नहीं है जितना आपको जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसलिए आपको महाजनपदों में मगध के संदर्भ में आपसे प्रश्न जब भी पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कौन कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना है, काशी सबसे इंपॉर्टेंट है, बनारस जो वर्तमान में बनारस है प्रारंभ से सबसे शक्तिशाली विदेह राजधानी के विनाश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो सबसे पहले विदेह, मगध से पहले विदेह आपको शक्तिशाली हुआ करता, उसकी जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने में काशी जो महाजनपद था महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बुद्ध के समय कपड़ा निर्माण में अग्रणी केंद्र माना जाता था, काशी को या बनारस को कहा जा सकता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के कसांग नारंगी भूरे वस्त्र यहाँ से निर्मित किए जाते थे। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए अभी तक यह प्रश्न आया नहीं है कहीं, पर यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जो धारण करता था बौद्ध धर्म भिक्षु जो कस्यांग आपको धारण करता था, वो आपको यहाँ से पूछ सकता है। क्लियर है? कौशल की बात करें, कौशल महाजनपद की, तो इसमें श्रावस्ती और अयोध्या ध्यान रखना है। यह कहाँ था? श्रावस्ती और अयोध्या, जहाँ कौशल की राजधानी हुआ करती थी। सरयू, अयोध्या सरयू नदी के तट पर हुआ करती है। सटे साकेत और उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जो जिला है उसके सीमाओं के साथ श्रावस्ती आधुनिक सेहत में 3 महत्वपूर्ण कौशल शहर हुआ करते थे। तो कौशल कहाँ हुआ करता? श्रावस्ती, अयोध्या इसकी राजधानी हुआ करती थी। मल, पहले श्रावस्ती बाद में अयोध्या हुई राजधानी इसकी। मल की बात करें, पहले कुशीनगर उसकी राजधानी हुई थी, बाद में पावा इसकी राजधानी हो गई। गैर राजशाही कुशीनारा के पहचान गोरखपुर जिले के कसिया से की जाती है और यहाँ पावा के संभवतः पटना जिले के पावापुरी के समान थे। तो यह जो तुलनात्मक अध्ययन किया जिस तरह पटना समृद्ध हुआ करता था उस दौर में, वैसे ही मल का जो पावा हुआ करता था वो समृद्ध हुआ करता था। हम पंचाल की बात करें तो उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छित्रक और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल जो जनजातीय राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद जिले में आधुनिक कपिल क्षेत्र है, वो आपको पांचाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें महाजनपद उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो चेदी महाजनपद हुआ करता था, जिसमें सुक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी। बुंदेलखंड के पूर्वी हिस्से सीमावर्ती क्षेत्र को यह माना जाता था। इसका वर्तमान क्षेत्र कुरु जो महाजनपद था हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र में हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, इसमें जनजातीय राजनीति यह भी थी, यहाँ जनजातीय क्षेत्र यहाँ पर रहा करती थी। उसके बाद भारत और पुरु जनजातियों के बीच गठबंधन विलय के कारण इसका कुरु का निर्माण हुआ। और आपको मैंने पहले भी क्लास में बता रखा है, भारत और पुरु के निर्माण से कुरु क्षेत्र का निर्माण होता है। दोनों गठबंधन बनाते हैं, उसके बाद कुरु क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, बाद में महाजनपद के तौर पर भी विकसित हो जाते हैं। शूरसेन की बात करें, यह मथुरा क्षेत्र में था। यह असमान मार्गों अत्यधिक धूल, दुष्वती और यक्षों द्वारा चिन्हित किया गया। यादव वंश से संबंधित जो कृष्ण से जुड़े हुआ करता इसे माना जाता था इस क्षेत्र को। तो शूरसेन कहाँ थे? मथुरा इसकी राजधानी हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिहार में कितने महाजनपद थे, यूपी में कितने महाजनपद थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे गंधार कहाँ था? तक्षशिला। तक्षशिला कहने का मतलब आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर, गंधार के अंतर्गत आता था यह क्षेत्र। तो वर्तमान में यह तक्षशिला आपको गंधार क्षेत्र आपको पाकिस्तान रावलपिंडी क्षेत्र में आता है। काबुल घाटी में फैला हुआ क्षेत्र था जो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। ध्यान रखिएगा, पाणिनि व्याकरणाचार्य यहीं पर निवास करते थे। तो आपको PYQ में यह प्रश्न देखने को मिल गया। गंधार राजा जो पुकुसती मगध में बिंबिसार के साथ उपहारों का आदान प्रदान किया और बुद्ध से मिलने के लिए पैदल गए थे। तो प्रश्न यहाँ भी आया नहीं है, प्रश्न पूछ सकता है।
तक्षशिला का कौन सा शासक आपको बुद्ध से मिलने के लिए यहाँ तक गए थे, तो इसे ध्यान रखना है। उसके यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार गांधार ने फारस के एकेडमिक साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, 20वें प्रांत का गठन किया था। इसके बाद कंबोज का नाम याद रखना है। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी शुरुआत में हाटक फिर बाद में राजपुरा हो जाता है। अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थित था। ऊपरी जो जम्मू कश्मीर था और अफगानिस्तान का क्षेत्र जो था उस समय क्या था, यह हाटक का क्षेत्र। कंबोज अपनी विशिष्ट घोड़ों के नस्ल के लिए प्रसिद्ध था। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इसे ध्यान रखना है, घोड़ों के नस्ल के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था, तो कंबोज। तो ध्यान रखना है, यह उत्तरापथ में अवस्थित था और राजौरी या हजारा तक आते थे यह क्षेत्र। असमक की बात करें, यह पैठन, यह महाराष्ट्र के आधुनिक पैठन के निकट गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह विंध रेंज दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद और दक्षिणापथ पर स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो आपसे प्रश्न तरीके से पूछ सकता, उत्तरी पथ पर कौन सा महाजनपद था, दक्षिणी पथ पर कौन सा महाजनपद था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, सारे एंगल से चीज़ों को समझ लेना है, आगे बढ़ना है। अन्य क्षेत्र में हम बात करें, अवंती की बात करें तो अवंती की दो राजधानियां होती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, जिसको आप लोगों ने बाहुबली मूवी में महिष्मती साम्राज्य के बारे में देखा है, सुना है और अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करता। सोच के देखिए, अगर उसका 10% जो बाहुबली मूवी में दिखाएगा उसका 10% भी साम्राज्य उसमें रहा होगा, तो मगध जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था, तो वो कितना विस्तृत और विशाल और कितना समृद्ध रहा होगा, सोच के देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, मालवा क्षेत्र अवंती का माना जाता है। और अवंती के राजा प्रयोजित किंवदंतियों में प्रसिद्ध थे। वत्स के शासक उदयन के साथ इनका संबंध था। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया, अर्थात अवंती को मगध में किसने मिलाया, शिशुनाग ने मिला लिया। फिर नेक्स्ट वत्स महाजनपद, ये कौशाम्बी हुआ करती थी इसकी राजधानी। यह मध्य मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। उसके बाद वत्स राजधानी इलाहाबाद से 64 किलोमीटर दूर कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर हुआ करता। स्वप्न, यह ध्यान रखना यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें याद है स्वप्न वास दत्तम, जो राजा उदयन, जो ये ग्रंथ है आपको स्वप्न वास दत्तम जो एक ग्रंथ के तौर पर माना जाता है कि राजा जो उदयन थे, ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों के बारे में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, तो यह लेख आपको हमेशा, तो किस महाजनपद से जुड़े थे, तो वत्स महाजनपद से। मत्स्य याद रखना, विराटनगर इसकी राजधानी थी। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों तक रहता है। तो यह आपको महाजनपद की पूरी जानकारी है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा अगर महाजनपद से प्रश्न पूछना है। सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अर्थव्यवस्था को हम देखें तो ध्यान रखना है कि शहरी बस्तियाँ जो व्यापारिक और कारीगर सार्थ संघ के में संगठित था। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है, महाजनपद काल में जो संघ हुआ करता था व्यापारियों और कारीगरों को, उसको क्या कहते थे, तो सार्थ कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट के तौर पर हम देख लेंगे, व्यापार और शिल्प का व्यवसाय वंशानुगत हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, आपको उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ है, कार्य क्या हुआ, कर्म के बजाय जन्म के आधार पर चीज़ें होने लगी थी, है ना। उस समय अधिकांश महत्वपूर्ण शहर नदियों और व्यापार मार्गों में किनारे बसा हुआ करते थे, क्योंकि आवाजाही और समृद्धता के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था। और मैंने आप लोगों को PY के क्वेश्चन, जब 50 क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, एक IIT कानपुर के द्वारा अध्ययन किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने दिनों तक वर्षा नहीं हुई थी, आंकड़े में दिया गया था 900 वर्षों में, 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है और उत्तर वैदिक काल में विकसित होती है। तो उत्तर वैदिक काल में प्राचीन यह देखा गया है कि नदियों और व्यापारिक मार्गों में जितने भी गांवें थी, शहरें थी, बसना शुरू कर दी, जिसके कारण जो क्षेत्र थे उसका विस्तार आपको इधर देखने को मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि यह समृद्धता और आसान आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण मार्ग देता था। मुद्रा अर्थव्यवस्था की बात करें तो निक्स और शतामन नामक मुद्रा का उपयोग माध्यम से व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य का नहीं मिला है। ध्यान रखिए, निक्स और शतामन नाम का मुद्रा चलता था। महाजनी प्रथा, जो हम महाजनी प्रणाली जिसे बैंकिंग प्रणाली भी कहते हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म ने महाजनी और साहूकारी को मान्यता दी थी, मिला था उनसे मान्यता कि यह
बेहतर विकल्प देता है आय के स्रोत के लिए। चलिए, लोहे के उपकरण का क्या हुआ? प्रयोग कृषि के आसान बना दिया, धान की रोपाई की गई, जो कपास, दाल, बाजरा, गन्ना उत्पादित किया जाने लगा। लोहे के विकास ने खेती के साथ अर्थशास्त्र को भी बढ़ावा दिया था, तो ही तो मगध साम्राज्य और विस्तृत हो गया। कृषि के उपज का 1/6 भाग कर लिया जाता था महाजनपद, और यह आपको PYQ में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप PYQ को पलट के एक बार देखिए। शाही एजेंट को भुगतान किया जाए, कोई मध्यवर्ती जमींदार नहीं था। ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती जमींदार महाजनपद काल में नहीं था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक्टिव रहिएगा। मध्यवर्ती जमींदार प्रथा आपको गुप्तोत्तर काल में बहुत ही सक्रिय देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, आगे मैं चर्चा करूँगा। धनी किसानों में गृहपति को कहा जाता, धनी किसान जो हुआ करते थे महाजनपद काल में, उसे गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट के तौर पर वैसा का अर्थ व्यावसायिक मार्ग से होता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसा का अर्थ निम्न में से क्या है? तो व्यापारिक मार्ग जो होते थे उसे वैसा कहा जाता था। बलि साधकों ने किसानों और वैश्यों से ही बलि नामक अनिवार्य कर वसूल किए। तो ध्यान रखिएगा, बलि साधकों तो किसानों और वैश्यों से उछला गया। यह किस प्रकार कर था? अनिवार्य कर था। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, भूमि मार्ग तो कौन था? तक्षशिला से उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान जाने वाले मार्ग, जहां चांदी, सोना, लिपिस, लाजुली, जेड, सजावटी खनिज कच्चे माल के रूप को प्राप्त किया जाता था। अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पाली ग्रंथों द्वारा विदेशी व्यापार का प्रकाश पड़ता। अंगुत्तर निकाय में समुद्री व्यापारियों का उल्लेख मिलता, अन्य में इसकी नहीं जानकारी मिलती है। पर अंगुत्तर निकाय तो मुझे बताइए किस धर्म का ग्रंथ है? तो ध्यान रखिएगा, आपको भूमि मार्ग के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मार्ग हुआ करता था। नेक्स्ट तो इस समय 2 प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग थे। पहले उत्तरापथ में ध्यान रखिए, भारत के उत्तर पथ, जिसमें सिंधु गंगा मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह शहर तक फैला हुआ था। अर्थात हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उत्तरापथ हुआ करता था, इसे उत्तरापथ कहते थे। क्लियर है? नेक्स्ट के तौर पर हम बात कर लें, दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिण भारत में दक्षिणापथ कहा जाता है। मगध में पाटलिपुत्र से गोदावरी के प्रतिष्ठान तक, गोदावरी नदी के प्रतिष्ठान एक क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ तक पश्चिमी तटों के बंगाल बंदरगाहों तक जुड़ा हुआ था। अर्थात कहने का मतलब आपको यहाँ के क्षेत्र तक था। मगध के साम्राज्य से जाइए, गोदावरी नदी के तट तक जाइए, और पश्चिमी तट जो है आपको यह कौन दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिण के जाने वाले मार्ग को दक्षिणापथ कहा गया। नेक्स्ट है, समाज कैसा था? समाज आपको पाली ग्रंथ विनय पिटक में 3 प्रकार के गांवों की बात करता है। तो आपसे ध्यान रखिएगा, पाली ग्रंथ कौन है? विनय पिटक में इसकी चर्चा महाजनपद काल के गांवों को देता है, जिसमें एक विशिष्ट गांव जिसे हम कहते थे, क्या कहते थे उसे? विभिन्न जातियों समुदायों द्वारा बसाए हुए ग्राम भोजक, ग्रामीण और ग्रामकों का नेतृत्व वहाँ हुआ करता था, उसे विशिष्ट गाँव कहते थे। उपनगरीय गाँव उसे जो शिल्प ग्राम प्रकृति के होते, जहाँ शिल्पकार हुआ करते थे, उसे उपनगरीय गांव कहा करते थे। नेक्स्ट है सीमावर्ती गांव, जिसे हम उस समय क्या बोला, अनामिका गांव कहा जाता था। यह ग्रामीण इलाकों की परिधि पर स्थित हुआ करता था, उसकी परिधि पर सीमावर्ती गांव। आप सैटेलाइट अभी शहर मैंने हाल ही में आप लोगों को बताया था, DGNA में, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया था, आप लोगों को ध्यान रखना। इसी प्रकार के सैटेलाइट शहर हुआ करते थे, अर्थात गाँव के जो सीमावर्ती क्षेत्र पर हुआ करता था उसे अनामिका ग्राम कहा जाता था। क्लियर है? समाज 4 वर्गों में विभाजित था इस समय भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पर। लेखन कार्य शुरू हो गया था, व्यापार कराधान विशाल सेना का ब्यौरा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। निम्न वर्ग कई भेदभावों से ग्रस्त हो गया। उत्तर वैदिक काल के बाद स्थितियां और बदतर हुई थी, और भी महाजनपद काल में देखने को आगे भी जाकर निम्न वर्गों का स्थिति आपको देखते हैं बदतर से बदतर होती चली जाती है। घर में पितृ सत्तात्मक नियंत्रण सशक्त होता था, महिलाओं को अधिकार में अहीनता दी गई, अर्थात अधिकार छीन लिया गया, बहुत सी चीज़ों से उनको वापस कर दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे, बौद्ध और जैन व्यवस्थाओं को छोड़कर महिलाओं की स्थिति भी खराब हो गई, अर्थात खराब हो गई। अर्थात वर्तमान बौद्ध ग्रंथों में मैंने लास्ट सेशन में बताया था बौद्ध और जैन में क्यों महिलाएं जा रही थी, उनको समान व्यवहार दिया जाता था, सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इस कारण जातियों की संख्या सामने आई, अस्पृश्यता और अधिक बदतर हो गया। वैदिक काल की तुलना में महिलाओं का विवाह आयु कम कर दिया गया, कम हो गए। शाही एजेंटों द्वारा कठोर दंड दिए जाने लगे,
जो एजेंट हुआ करता था। प्रशासन और सेना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसमें जातकों और बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां को लेख मिलता है। पुरोहितों को भूमि अनुदान मिलता है। राजा सर्वोच्च पदाधिकारी अधिकारी माना जाता था। महामंत्री नामक अन्य अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। मंत्री, सेना नायक, सेनापति, न्यायाधीश, मुख्य लेखाकार आदि कार्य करते थे। विशाल पेशेवर और अस्थायी सेना का निर्माण होने लगा क्योंकि लोहे का विकास हो चुका था। लोहा से आपको औजार बनाने लगे, हथियार बनाए जाने लगे, जिसके बाद अस्थायी सेना आने लगा। समान कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए एक वर्ग आया जिसे आयुक्त कहते थे। ध्यान रखिएगा, गांव का प्रशासन जो हुआ करता था ग्राम भोजक हुआ करता था, और उसके बाद ग्रामीणों या ग्रामिक नामक गांव एक प्रधान के अधीन हुआ करता था। यह अवधि भारतीय विधिक न्यायिक प्रणालियों की उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, महाजनपद काल को भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणालियों का क्या माना गया, उत्पत्ति का केंद्र माना गया था। दीवानी और फौजदारी कानून का वर्णन किया गया। दीवानी कानून का अर्थ, समान अर्थों में हम बात करें कि दीवानी कानून होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, दीवानी कानून में हम किसे रखते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार का, दीवानी कानून में किसी प्रकार का हुआ संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं हम लोग। अधिकारों में विवाद अथवा कोई अधिकार आपका छीन लिया जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है, उसकी बात की जाती है। जैसे हम लोग बात करें स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का किसी प्रकार का स्वामित्व का अधिकार होगा, वो छीन लिया गया। संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया हो। अनुबंध के कोई अनुबंध आप करते हैं, उसका अधिकार छीन लिया गया हो। इसके बाद किसी प्रकार के पैसा वसूली का मामला होता है। उसके बाद मनाही करने का था, किसी प्रकार का एग्रीमेंट आप करते हैं, मना कर देते हैं, लापरवाही किसी प्रकार का कर देते हैं, तो आपको दीवानी मामले में शामिल किया जाता है। वहीं फौजदारी मामले की हम बात करें, वर्तमान में फौजदारी मामले की बात करें तो ध्यान रखना है, इसके तहत बहुत से मामले हैं जो संदिग्ध रूप से, इसमें ध्यान रखिएगा, दंड व्यक्ति को किस लिए देता है कि उसे शारीरिक क्षति देता है, शारीरिक क्षति के तौर पर इसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक होगा, जैसे आक्रामक कर देता, आक्रमण किसी प्रकार से कर दे, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर लूटपाट करके उसके डायरेक्ट क्षति पहुंचाता, डकैती किसी प्रकार करेगा तो उस पर क्षति होता। यौन उत्पीड़न ध्यान रखिएगा, यौन उत्पीड़न के मामले, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, सब मामले, हत्या, दहेज चोरी के मामले फौजदारी कानून में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं महाजनपद काल भी आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपको वर्तमान तक लागू होती रहेंगी। उसके फौजदारी, दीवानी कानून वर्तमान तक आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह बहुत से समृद्ध जो विरासत हमारा रहा है उसका कुछ न कुछ केंद्र अभिकेंद्र के तौर पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को जो बीपीएससी का टारगेट बेस्ड कराया जा रहा है उसमें रिवीजन कराया जा रहा है, रिवीजन कराया जाता है। ध्यान रखना है, इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको लगातार करनी है। टॉपिक जो आप लोगों को टास्क दिया जाता है, टॉपिक का टास्क दिया जाता है, वो अपने सोर्स से कहीं से भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। सोर्स को अपने सोर्स से पढ़ लेना है। उससे पढ़ने से पहले एक काम करना, PYQ का बुकलेट ले लेना, उसके टॉपिक को देख लेना, कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं, आपके टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं उसको देखना है। केवल क्लास हो जाता है, क्लास होने के बाद PYQ को लगाइएगा। तो जो आप यहाँ पर देखिएगा, चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा, वो मैक्सिमम संख्या बढ़ती जाएगी। जो क्विज़ कराया जाता है, MCQ क्विज़ कराया जाता है, उसमें भाग लीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जो चीज़ें आप लोग को दी जा रही है, बहुत ही रेयर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और हम फिर कल मिलते हैं नए आपको टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।